कल हमने जो डिस्कशन किया था वो ये था कि प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, भारतीय संदर्भ में भारत जैसे देश में ये प्लानिंग करने की या डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो बेटा एक बार मैंने आप सभी को की थी कि प्लानिंग क्या है, योजनाएं। ठीक है, और हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा विकास होता है जिसमें नेचर का नुकसान भी नहीं होता और ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता रहता है, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब लेसन का नाम बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि भारतीय संदर्भ में भारत जैसे देश में क्या क्या योजनाएं की गई हैं और किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि टिकाऊ विकास हुआ है, उसके बारे में ये लेसन डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, तो कल हमने ये भी बताया था कि हमारे इंडिया में 5 ईयर प्लान लगाए गए थे। 5 ईयर प्लान पहला जो था वो मैंने आपको बताया था 51 से 56 के बीच में रहा था। नेहरू गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन पहले तैयार किया और प्लानिंग कमीशन ही बाद में क्या तैयार करता है, 5 ईयर प्लान। मैंने ये भी बताया था कि रशिया में पहली बार 5 ईयर प्लान शुरू हुए थे। फिर मैंने कल आपको ये भी बताया कि 12 टाइम यहाँ पर 5 ईयर प्लान लग चुके हैं, बीच में एक साल के प्लान भी रहे हैं। ठीक है, और अब जो 13वां जो प्लान लगा हुआ है वो नीति आयोग है जो कि 2017 से लागू है। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने 2017 में नीति आयोग शुरू कर दिया है जो अगले 15 साल के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, उसमें इंडिया को पूरी तरह से डेवलपमेंट करने की पूरी गारंटी इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दी है कि इंडिया को पूरी तरह डेवलप करेंगे और इंडिया में जो जो कमियां हैं उनको हम पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये है नीति आयोग। ठीक है, तो कल हमने ये भी बात की। ठीक है, नीति आयोग 2015 में प्लानिंग किया गया था और 2017 में इफेक्टेड पूरी तरह से 2015 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने कल बात भी की थी टारगेट एरिया प्लान। टारगेट एरिया प्लान और एक होता था आपका टारगेट एरिया प्लान और एक होता रीजनल प्लानिंग। कल इसके बारे में हमने बात की थी। टारगेट एरिया किसी एक टारगेट एरिया को लेकर किसी एक एरिया को जो बैकवर्ड एरिया होता है उसको टारगेट करके वहां की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस मतलब कि उसकी आर्थिक जो पिछड़ापन है और उसका सामाजिक पिछड़ापन जो है उसके बारे में होता है टारगेट एरिया प्लानिंग। ठीक है, और रीजनल प्लानिंग का मतलब है कोई एक क्षेत्र। ठीक है, तो वो रीजनल प्लानिंग और टारगेट प्लानिंग अलग अलग कर ली जाते हैं। टारगेट प्लानिंग में एग्रीकल्चर को टारगेट किया जा सकता है। टारगेट प्लानिंग में आप देखोगे उसके अलावा हिल एरिया टारगेट किया जा सकता है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट टारगेट किया जा सकता है। तो टारगेट एरिया प्लान में किसी एक टारगेट को करके तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद कल हमने बात की थी कि भाई जो है हिल एरिया डेवलपमेंट क्या है, पहाड़ी क्षेत्र, जो पहाड़ी के क्षेत्र के लोग रहते हैं 600 मीटर बताया था मैंने, 600 मीटर कि 600 मीटर की हाइट पे जो पहाड़ियां हैं उनको डेवलप करने के लिए जो प्लानिंग किया गया वो हिल एरिया डेवलपमेंट प्लानिंग था। ठीक है, उसमें मैंने बताया था नीलगिरी, अन्नामलाई पहाड़ियां, अरावली जो राजस्थान के आसपास की है उनको डेवलप करने का और उनके आसपास जो लोग रह रहे थे उनको डेवलप करने की प्लानिंग होती है उसमें। ठीक है, और दूसरा हमने फिर बात की थी कि ड्रॉट प्रोन एरिया, ड्रॉट मतलब जहां पर सूखा पड़ता है, सूखा संभावित क्षेत्र। ठीक है, उसके बारे में भी हमने कल डिस्कशन की थी। तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा जी वो है केस स्टडी। तो आपकी इस लेसन में 2 केस स्टडी किए गए हैं। एक तो भरमौर क्षेत्र का केस स्टडी किया गया है। भरमौर रीजन कौन सा एरिया है, भरमौर रीजन, कि गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश के भरमौर रीजन को टारगेट करके रीजनल एरिया प्लानिंग करके क्या कोशिश की है। देखोगे आप बोर्ड के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है केस स्टडी, मतलब किसी एक क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आपकी बुक में 2 एरिया को केस स्टडी किया गया है। एक तो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में, उसका केस स्टडी किया जा रहा है, और एक आपका हो गया हिमाचल प्रदेश का भरमौर क्षेत्र। मतलब कि एनसीईआरटी बुक्स में आपको ये बताया गया है कि जो प्लानिंग होता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्लानिंग होता है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसमें गवर्नमेंट क्या क्या प्रोजेक्ट लगाती है, किन किन बातों का ध्यान रखती है। तो एक एग्जांपल आपको ये दिया गया है। कौन सा एरिया, भरमौर क्षेत्र। कौन सा एरिया ये, भरमौर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो हिंदी में भी लिख रहा हूँ, भरमौर एरिया क्षेत्र, भरमौर। ठीक है, भरमौर क्षेत्र की प्लानिंग। तो भरमौर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, चंबा।
हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइबल एरिया है भरमौर, हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो भरमौर एरिया है, भरमौर ट्राइबल पीपल एरिया है, उस जगह पर इंडिया की गवर्नमेंट ने प्लानिंग की। ये देखा गया कि भरमौर के जो ट्राइबल पीपल्स हैं, मतलब चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो भरमौर ट्राइबल पीपल एरिया है, वहां के लोग बहुत बैकवर्ड थे, बहुत बुरी हालत थी, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत डाउन था। ये लोग हिमाचल प्रदेश की जो हार्श क्लाइमेट होता है, देखो वहाँ पे बर्फ पड़ी होती है, एग्रीकल्चर होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, और ट्राइबल पीपल को टूरिस्ट से क्या ही मतलब, कोई मतलब नहीं है, वो तो जंगल के एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो ट्राइबल पीपल के लिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया, ठीक है। तो देखिए वहां पर दो एरिया है, दो तहसील है, एक तो क्या है भरमौर तहसील और एक होली तहसील, ठीक है। ये दोनों को टारगेट किया गया, एक तो भरमौर तहसील को टारगेट किया गया और एक होली तहसील को टारगेट किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के दो तहसील, ठीक है, भरमौर तहसील और होली तहसील को टारगेट किया गया। उसको पहले ट्राइबल एरिया जो था उसका सर्वे किया गया। पहले तो सर्वे हुआ था 21 नवंबर 1975 में, 21 नवंबर को 1975 में उस एरिया का सर्वे किया गया पहले, ठीक है। सर्वे करने से ये पता लगा कि वो एरिया, ट्राइबल एरिया जो है भरमौर का और होली एरिया का जो तहसील एरिया है और जो ट्राइबल एरिया है वो बहुत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है, उसको ऊपर उठाना जरूरी है। वहाँ के ट्राइबल पीपल की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, उन ट्राइबल पीपल की लाइफ को सुधारना है और उनकी अर्निंग बढ़ानी है। उनके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा साधन नहीं है, उनके यहाँ पर अगर वो एग्रीकल्चर करना चाहे तो ना तो बारिश ज़्यादा होती है और ना वहाँ पर इरिगेशन का कोई सिस्टम है। ये बात सही है कि हिमाचल प्रदेश में व्यास रिवर पर मंडी प्रोजेक्ट लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश में व्यास रिवर पर मंडी प्रोजेक्ट लगा हुआ है, लेकिन उस मंडी प्रोजेक्ट का इन दोनों तहसील को कोई फायदा नहीं है। उस मंडी प्रोजेक्ट का भरमौर एरिया को और होली डिस्ट्रिक्ट, होली जो तहसील है, भरमौर तहसील और होली तहसील जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो मंडी प्रोजेक्ट है उससे शिमला को बहुत फायदा हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, और आसपास के शिमला के आसपास के एरिया है उनको बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का अच्छा साधन है, और दूसरा ये बैकवर्ड है बहुत ज्यादा। तो इनको ऊंचा उठाने के लिए, तो बेटा एक बार दोबारा देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना है हमें। गवर्नमेंट जब प्लानिंग करती है तो किसी एरिया को टारगेट करके करती है। जैसे टारगेट कौन से एरिया किया गया, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाया गया। कौन सी एरिया को टारगेट किया गया, भरमौर को, हिमाचल प्रदेश को टारगेट किया गया इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू भरमौर को चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन सी तहसील थी, भरमौर और होली। ये नोटिफाइड एरिया 21 नवंबर को 1975 में नोटिफाइड कर दिया गया था, सर्वे कर लिया गया था। और यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल होते हैं इस एरिया में वो गद्दी शेरपा होते हैं। कौन से होते हैं, गद्दी शेरपा होते हैं, ठीक है। गद्दी शेरपा आपको याद होंगे, 9th में आपने ट्राइबल पीपल के बारे में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि गद्दी शेरपा हिमाचल प्रदेश के थे, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के थे, छत्तीसगढ़ के बैगाज, मारिया और गोंड पीपल थे, संथाल, मुंडा और ओरान कहाँ के थे, संथाल, मुंडा और ओरान वेस्ट बंगाल के थे, बंजारा, बैगाज और गोंड एमपी के थे, राजस्थान की साइड में भील जाति थी। इस तरह बहुत सारे ट्राइबल पीपल अलग अलग जगह थे। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश की कौन सी ट्राइबल जाति है, गद्दी शेरपा। गद्दी शेरपा जाति के लोगों को टारगेट करना था, गद्दी शेरपा। ओके, प्रॉब्लम क्या थी यहाँ के लोगों की, एक तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा क्लाइमेट, वहां पर बर्फ पड़ती है और बहुत अच्छा क्लाइमेट नहीं है। दूसरा रिसोर्स भी अच्छे नहीं है, लो रिसोर्स बेस, ये एरिया बहुत कम रिसोर्स का एरिया है। दूसरा यहाँ पर पॉपुलेशन जो उस समय 2011 में देखा जाए तो पॉपुलेशन वहाँ की बहुत ज्यादा थी। जब 1975 में सर्वे किया गया तो कुछ 10,000 के लगभग पॉपुलेशन थी, ठीक है। लेकिन बाद में 2011 में पॉपुलेशन 39,000 हो गई। कितनी हो गई, 39,000, ठीक है। तो इस एरिया को टारगेट किया गया कि भाई इस एरिया को हमें अच्छा डेवलप करना है,
यहाँ की बैकवर्ड लाइफ को थोड़ा सा अच्छा करना है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड एरिया को टारगेट किया और वहां पर प्लानिंग करनी शुरू कर दी। प्लानिंग किस चीज की? रोड डेवलपमेंट किया जाए। प्लानिंग किस चीज की? रिसोर्स बढ़ाए जाए। प्लानिंग किस चीज की? उन लोगों को एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व किया जाए। ट्राइबल पीपल को एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करो या अदर किसी इंडस्ट्रीज में उनको जॉब दो, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे प्लानिंग होने लगी, ठीक है। और गद्दी शेरपा जो थे वो वहां पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो थे ही थे, सोशली बैकवर्ड भी थे और वहां पर पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल आइसोलेट भी थे। वो आइसोलेट मतलब अलग थलग रहते थे। जब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो ट्राइबल पीपल है उनको नॉर्मल लाइफ से या नॉर्मल पीपल की तरह उनको नहीं रखा गया था, वो बिल्कुल अलग थलग रखे गए थे। उनकी लाइफ नॉर्मल पीपल से बिल्कुल अलग लाइफ थी, इसलिए उनको टारगेट किया गया, ठीक है। फिर देखोगे डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग शुरू किए गए 1970 से ही, और 1970 से ही ट्राइबल पीपल की जो शेड्यूल ट्राइब्स थी उनको 5 प्लान में जोड़ दिया गया और उनको उस प्लानिंग के थ्रू उनको डेवलप करने की पूरी कोशिश की गई। तो ये केस स्टडी हमारा किसके बारे में था? ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। इस वाले साइड से अगर किसी को कोई डाउट है तो किया गया। देखो बोर्ड के बीच में आपको दिखाई देगा कि हम दिखाएंगे आपको कि बोर्ड के बीच में क्या क्या है, क्या क्या डेवलपमेंट किया गया। तो देखिए भरमौर एरिया में 5 इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ये जिसको नाम क्या दिया गया था? भरमौर तहसील 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये नाम दिया गया था। आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ITDP। ITDP क्या नाम है? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ITDP लिखी हुई साइड में ITDP मतलब इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ITDP भरमौर में और कौन सा होली डिस्ट्रिक्ट दोनों में शुरू किया गया है। कहां पे? ये हिमाचल प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा बताया था? याद करो, डिस्ट्रिक्ट आपको मैंने बताया चंबा डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल। तो यहाँ पर शुरू कर दिया गया। अब क्या किया गवर्नमेंट ने यहाँ पर? भाई लोगों की लाइफ को इंप्रूव कर दिया। कौन थे? गद्दी शेरपा। उनकी लाइफ को इंप्रूव कर दिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई उनकी। वो भी नॉर्मल पीपल की तरह अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छा खाना खाने लगे, मोबाइल टेक्नोलॉजी, पढ़ने लिखने लगे। आप विश्वास नहीं करोगे, पहले वहां पर सिर्फ 1% जो है लेडीज उनकी पढ़ी लिखी होती थी, सिर्फ 1%। और उसके बाद में जब प्लानिंग की गई तो 65% पढ़ी लिखी हो गई। सोचो कि जब ये शुरू किया गया 1974 में सिर्फ 1%, 1% उनकी जो औरतें होती थी या लड़कियां होती थी जो वहां पर रहते थे, मतलब वुमेन्स को तो हमेशा से आप जानते हो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो वुमेन्स का बता रहा हूं मैं, मेंस का तो हम बात करेंगे कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन वुमेन्स की तो बहुत बुरी हालत थी, वहां पर उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। तो अब देखोगे 2011 में जब जनगणना हुई तो वो कितने 65% पढ़ी लिखी औरतें मिली उस एरिया में। फायदा हुआ। ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाया गया हिमाचल प्रदेश में भरमौर तहसील में, बहुत फायदा हुआ भाई। दूसरा फायदा क्या हुआ? नैरोइंग द गैप ऑफ डेवलपमेंट। जो शिमला में जो काम हो रहा था और इस इधर नहीं हो रहा था, भरमौर में नहीं हो रहा था, शिमला में बहुत डेवलपमेंट हो रहा था, वो यहाँ पर भी होने लगा और गैप कम हो गया। हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो जितना डेवलपमेंट हुआ था उतना फिर यहाँ पर भी होने लगा। ठीक है, वहां पर 100% डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी 70% से कम नहीं है। यहाँ पर भी 70% डेवलपमेंट हुआ और यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो गई। तो क्या हो गया? नैरोइंग द गैप, गैप कम हो गया। दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बजाय ये भी थोड़े अच्छे हो गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, डेवलपमेंट किया गया ट्रांसपोर्ट का, डेवलपमेंट किया गया कम्युनिकेशन में, डेवलपमेंट किया गया एग्रीकल्चर में और डेवलपमेंट किया गया एलाइड एक्टिविटीज में। अब ये एलाइड एक्टिविटी क्या होती है? बाकी तुम जानते हो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन एग्रीकल्चर सब जानते हो तो क्या होता है, लेकिन ये एलाइड एक्टिविटी क्या होती है? जो इनसे एग्रीकल्चर से, ट्रांसपोर्ट से और कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई गतिविधियां, वो एलाइड एक्टिविटी होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा कोई कारोबार कर रहा है या फिर कोई किसी छोटे स्मॉल जो होते हैं ना, स्मॉल फैक्ट्री, स्मॉल क्या होता है, स्मॉल लेवल पे कारोबार होता है जो ट्राइबल पीपल करते हैं। जैसे कलेक्शन करते ज्यादा ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, पेड़ पौधों के जो फ्रूट्स होते हैं उनकी कलेक्शन करते हैं, फिर उनको मंडी में बेच के आते हैं। शिमला में तो सेब की खेती बहुत होती है,
एप्पल्स बहुत होते हैं, यस, ठीक है, तो एप्पल्स की खेती होती है बेटा। अगर ये लाइफ बढ़ा दी गई, डेवलपमेंट का गैप कम हो गया, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का काम बढ़िया हो गया, ठीक है, कि भाई अगला पॉइंट है 4 पॉइंट कि भाई डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक या डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस। जो सोशल और कम्युनिटी सर्विस, जैसे आप देखते हो सोशल और कम्युनिटी सर्विस क्या होती है, पंचायतें लगाई जाती हैं, गांव में मेले लगते हैं, गांव में कुश्ती के अखाड़े लगते हैं, गांव में आप देखोगे कि बहुत सारे सोशल लेवल पे लोग इकट्ठे होकर अलग अलग तरह के त्योहार मनाते हैं। तो वो क्या होता है, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस होती है जो कि गांव में लगातार की जाती है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया गया। तो आप देखोगे बहुत बड़े लेवल पे इस एरिया में इम्प्रूवमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, मतलब बिल्डिंगें तैयार हुई, स्कूल तैयार हुए, हेल्थ केयर फैसिलिटी यानी कि हॉस्पिटल, छोटे प्राइमरी जो लेवल पे मान लीजिए छोटे हॉस्पिटल तैयार किए गए, और उसके बाद में पानी की सुविधाएं उनको दी गई, पोर्टेबल वाटर, मतलब कि पानी के पीने के पानी की सुविधाएं उन तक वाटर सप्लाई पहुंचाई गई, उनके यहाँ तक रोड का कनेक्शन किया गया, पूरा रोड कनेक्ट कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उनको दिए गए ताकि वो लोग अंधेरे में ना रहें, अच्छे से वो रह पाए। तो इस तरह का पूरा सिस्टम तैयार किया गया। और जो उसके आसपास जो एरिया थे, इस भरमौर तहसील के आसपास के एरिया, उनको भी ध्यान दिया गया। कौन कौन से गांव थे, तुंदा गांव और कुगती, दो गांव थे वहां पर, तुंदा गांव और कुगती। कौन से थे, तुंदाह और कुगती, ये दोनों गांवों को भी ध्यान दिया गया। इन दोनों गांवों को भी बहुत अच्छे से उसके साथ जोड़ दिया गया। जैसे नारनौल तहसील है मान लीजिए, तो नारनौल तहसील के साथ आसपास मान लीजिए हम जैसे कि मान लो नीरपुर मान लेते हैं, नीरपुर के अलावा आप सुराना मान लीजिए, या फिर इधर जो है आसपास जो भी गांव, तो इस तरह से भरमौर के साथ साथ तुंदाह और कुगती को भी जोड़ा गया। और आप देखोगे बहुत बेनिफिट हुआ। बेनिफिट ये हुआ, फीमेल्स की लिटरेसी रेट बहुत अच्छा हो गया। पहले वहां पर सिर्फ 1970 में 1.88 मतलब सिर्फ 1 या 2% ही एजुकेशन थी लड़कियों की। वो एजुकेशन 2011 में 65 में चली गई। कितना जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ स्कूल खोलने से, हेल्थ केयर फैसिलिटी से, रोड की फैसिलिटी से, कितना जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ और बच्चे पढ़ लिख गए और उस एरिया में इंडिया के साथ साथ वो भी डेवलप होता चला गया। कितना जबरदस्त तरीके से काम मतलब उसमें हुआ। और चाइल्ड मैरिज रोक दी गई, चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी कर देते थे छोटी उम्र में, वो रोक दिया गया। इस तरह से भरमौर डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे ढंग से डेवलप हो गया। तो भरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो केस स्टडी था बेटा वो पूरा हो गया है। अगर किसी बच्चे को बात नहीं बेटा जिसको नहीं पूछना, करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है, आपके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि टिकाऊ विकास, नेचर को नुकसान ना पहुंचे और ह्यूमन डेवलपमेंट होता रहे, कुछ ऐसा करो, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई 1939 से 45 के बीच में, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देखोगे कितना नुकसान हुआ था। 1 सितंबर को शुरू हुई थी 1939 में हिटलर की वजह से। हिटलर को इंग्लैंड ने अल्टीमेटम दिया था 3 दिन का, 3 सितंबर तक का टाइम दिया गया था। हिटलर अपनी सेनाएं हटा नहीं रहा था और इंग्लैंड ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। हिटलर 9th में हमने पढ़ा था, रुडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर भी कहते हैं, मीन कैंप उसकी बुक थी, मेरा संघर्ष, हिटलर की कहानी। और हिटलर की वजह से ही वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुई और आखिरी में हिटलर ने 30 अप्रैल को 1945 में सुसाइड किया बर्लिन के अंडरग्राउंड बंकर में, ठीक है। उसका मिनिस्टर गोबल्स उसके साथ था और वो वहां पर सुसाइड कर लेता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड का एंड जापान के ऊपर 2 बॉम्ब गिराकर किया गया, ठीक है, जापान के हिरोशिमा पर और जापान के नागासाकी पर। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को बारी बारी 2 आइलैंड पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए गए और जापान को निस्तो नाबूद कर दिया अमेरिका ने। जापान ने खुद मुसीबत मोल ली थी। 1941 में उसने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। अगर जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक ना करता तो अमेरिका भी जापान पर एटम बम नहीं गिराता। लेकिन वर्ल्ड वॉर एंड हुई
2 सितंबर को 1945 में, और वर्ल्ड वार एंड होने के बाद 15 अगस्त को 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वार एंड हो गई। जापान के सरेंडर के बाद 15 अगस्त को 1945 में, 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंट डे भी है बेटा, 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंट डे भी है। जानबूझ के अंग्रेजों ने हमें ये आज़ादी का दिन दिया कि एशिया के दो कंट्री कभी एक ना हो पाए, जापान और इंडिया कभी एक नहीं होना चाहिए, ऐसा इंग्लैंड वालों ने सोच लिया था। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को इंडिया को जानबूझकर इसी डेट पे आज़ाद किया गया। एक दिन जापान दुख दिवस मनाएगा, सोरो डे, और एक दिन उसी दिन इंडिया क्या मनाएगा, खुशी का दिन मनाएगा। तो दो देश कभी एक नहीं हो पाएंगे। ये ब्रिटिशर्स की थीम थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो, ऐसा उन्होंने किया था। ठीक है, तो वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुई जापान के साथ ही, और उसके बाद में यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई, और यूनाइटेड नेशन की मीटिंग ने पूरे देश के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद होगा अक्टूबर 24 अक्टूबर को तैयार हुई थी। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी, यूएनओ, और यूएनओ ने वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट शुरू किया, WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। WCED की फुल फॉर्म वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये शुरू किया। क्या करना था इससे, जो सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ था उसको ठीक करना था, उसको किसी तरह से कंट्रोल करना था। मीटिंग कहाँ हुई, मीटिंग हुई नॉर्वे कंट्री में। नॉर्वेयन पीएम, नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री थे, नॉर्वे स्वीडन कंट्री यूरोप में होता है। यूरोप के जो अलग अलग कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोर्तुगीज, उसके बाद स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, एस्टोनिया, ठीक है, मोरितानिया, ऐसे बहुत सारे कंट्री यूरोप में हैं। एशिया के भी बहुत सारे। आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि वर्ल्ड वार के बाद शुरू किया गया, क्योंकि वर्ल्ड वार की वजह से बहुत नुकसान हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में 9 मिलियन लोग मारे गए थे। दूसरे विश्व युद्ध में जो 1939 से 45 के बीच चला, एलाइड पावर और एक्सिस पावर, उन दोनों शक्तियों का जिसमें ग्रुपिंग हुई थी, एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बाद युद्ध खत्म हुआ, और एलाइड पावर जीत जाती हैं, एक्सिस पावर हार जाती हैं। पहले विश्व युद्ध में इन शक्तियों के नाम अलग थे। पहले एक्सिस पावर सेंट्रल पावर थी, और एलाइड पावर पहले एलाइज थी। तो एलाइज पिछली बार भी जीती वर्ल्ड वार फर्स्ट में, और एलाइड सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जीती। ठीक है, सेंट्रल पावर पिछली बार भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गई थी, और एक्सिस पावर सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हार गई। ठीक है, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार जब एंड हुई 1945 में, उस समय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो अक्टूबर में बना था, 24 अक्टूबर को, उसकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग जो कंट्री जहां पर मीटिंग हुई थी, नॉर्वे कंट्री में मीटिंग हुई थी, जो कि यूरोप का कंट्री है। वहां के प्रधानमंत्री, नॉर्वेयन प्रधानमंत्री, जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था हार्लेम ब्रुटलैंड। ठीक है, हार्लेम ब्रुटलैंड जो थे, उन्होंने इसको हेडेड किया था, मतलब वो होस्ट रहे थे इस मीटिंग के। मीटिंग क्यों हो रही थी, क्योंकि वर्ल्ड वार की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था। 9 मिलियन लोग मारे गए थे, 90 लाख लोग मारे गए थे। इतने सारे लोग मारे गए, और कितना इन्वायरमेंट का नुकसान हुआ, फॉरेस्ट जला दिए गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए इन्होंने मीटिंग की थी कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट किया जाए। जब उन्होंने रिपोर्ट अपनी पेश की, रिपोर्ट जब पेश हुई, तो उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। जब ब्रुटलैंड प्रधानमंत्री ने अपनी ब्रुटलैंड रिपोर्ट पेश की, तो उस ब्रुटलैंड रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। वो पेश की गई 1987 में, और सभी देश जो इसमें शामिल हुए थे, उन सभी देशों को ये कहा गया कि आप सभी मिलकर पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार भर में आप लोग क्या करोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थीम फैलाओगे।
लोगों को कहोगे कि आगे कोई वार नहीं होनी चाहिए, आगे कोई जो किसी तरह की भी कोई जो लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तीसरी वर्ल्ड वार की कंडीशन मत बनाइए, ठीक है। और हमें डेवलपमेंट करना है, पूरे धरती का डेवलपमेंट होना है, संसार के जितने भी देश हैं पिछड़े हुए उनका डेवलपमेंट होना है, और इन्वायरमेंट को बचाना है। इन्वायरमेंट को जो खत्म होने से बचाना है, अच्छा इन्वायरमेंट देना है, ताकि विश्व में जो कोई भी देश क्यों ना हो वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो ये किसने बात कही थी? नॉर्वे के पीएम हरलेम ब्रुटलैंड। हरलेम ब्रुटलैंड, उनकी लीडरशिप में ये सारा काम हो रहा था, इसीलिए इस रिपोर्ट को ब्रुटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। ब्रुटलैंड प्रधानमंत्री जो थे नॉर्वे के, उनको ब्रुटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। उनकी रिपोर्ट का टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर 1987, ठीक है। तो आज के इस लेसन के पार्ट 2 में इतना ही बेटा। एक पार्ट और बचा हुआ है इस लेसन में, क्योंकि लेसन काफी इंटरेस्टिंग है, मैं नहीं चाहता इसको जल्दबाजी में खत्म किया जाए, नहीं, एक और हम करेंगे। उसमें हम इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, इंदिरा गांधी कैनाल एरिया, उसको केस स्टडी करेंगे। जैसे हमने भरमौर को केस स्टडी किया है, उसी तरह इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र जो राजस्थान में है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और उसकी जो क्या नुकसान थे वहाँ पर, क्या बैकवर्डनेस थी, किस तरह की दिक्कतें हैं नहर कमान क्षेत्र में राजस्थान में, उन सबको पढ़ेंगे। और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस क्या किए गवर्नमेंट ने, उसमें कौन सी नहर बनाई गई या किस रिवर से कनेक्ट किया गया उसे, उसके बारे में हम बातें करेंगे। सतलुज रिवर से उसको तैयार किया गया था, ठीक है। तो कल के पार्ट 3 में इसके बारे में हम डिसीजन करेंगे, नेक्स्ट डे जो भी होगा वो पार्ट 3 डिसीजन करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।